अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं ये हमेशा की तरह ये यकीन रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लाइव सेशन है, आज की जो हमारी वीडियो है, उसका टॉपिक है यूके स्टडी वीज़ा। व्यूअर्स, यूके का स्टडी वीज़ा जो है, ये टॉपिक रखने का मकसद सिर्फ यही है कि बाकी तकरीबन जितने कंट्रीज़ हैं जिनमें स्टूडेंट्स हजरात जो हैं वो जाना चाहते हैं, तकरीबन सारे क्लोज़ हैं, एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है, क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आप अपने नेटिव कंट्री में रहते हुए उनके सेशंस लेते हैं। तो यूके ऐसा कंट्री है अभी भी जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो यूके जा रहे हैं और अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। यूरोप के कुछ कंट्रीज़ भी हैं जिनके अंदर तालिब इल्म जा रहे हैं अपने कोर्सेज़ करने के लिए, अपनी स्टडी को लेने के लिए, लेकिन यूके जो है वो बेसिकली कह रहे हैं कि इसमें उनके एकेडमिक सेशंस ओपन हैं और स्टूडेंट्स जो है अभी भी जा रहे हैं। इसमें वैसे तो यूके के अंदर स्टडी के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा वसी टॉपिक है जिसमें आपके पीएचडी वाले स्कॉलर्स भी आ जाते हैं जो रिसर्च वर्क के लिए पीएचडी करने के लिए यूके जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद एमफिल वगैरह हैं। और फिर आपके जो लो लेवल के मतलब आपकी स्कूलिंग के बच्चे भी जा सकते हैं, ठीक है, मैट्रिकुलेशन के लिए उनका ओ लेवल है, ए लेवल्स वगैरह। उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बेसिकली 3 जो मेन प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जिनसे पाला पड़ता है, जो ज़्यादा जिस डिसिप्लिन में जाते हैं। एक तो हम वो बच्चे जो कि अपने मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, यानी ग्रेड्स प्रोग्राम के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे अंडर ग्रेड्स प्रोग्राम यानी बैचलर्स करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं। और तीसरे जो है, अगर उनका ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुआ तो वो उनको जो फाउंडेशन कोर्सेज लेने पड़ते हैं या लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स करने पड़ते हैं, डिप्लोमास करने पड़ते हैं, तो ये कैटेगरी बेसिकली डिस्कस करेंगे। ये तीनों कैटेगरीज कोशिश करूँगा इस सर से टाइम में इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एक बड़ा मसला है, ठीक है। हमारे अक्सर हमें इंक्वायरीज आती हैं कि जी आइट्स ना करना पड़े, ठीक है, वो बैचलर्स करने के लिए जाना चाह रहे होते हैं। नॉर्मली जो इस तरह की क्यूरीज रेज करते हैं कि जी आइट्स के बगैर होता है, तो व्यूअर्स उनके लिए जो है हम बताते चलें कि अगर वो आइट्स नहीं करना चाहते तो फिर जो है वो जाके वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेंगे। पहले अपना लैंग्वेज कोर्स करेंगे, यानी आइट्स जो कि इधर से वो हेजिटेट कर रहे थे, दे वांट टू अवॉइड द आइट्स बिफोर गोइंग इनटू यूके फॉर स्टडीज़, तो उन्हें फिर वहाँ पे जाके लैंग्वेज सीखनी पड़ती है बेसिकली, ठीक है व्यूअर्स। तो या फिर फाउंडेशन और डिप्लोमा वगैरह करने के लिए जाते हैं तो उनको जो है वो उनके लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली 4 से 4.5 बैंड्स, ठीक है, उनको नॉर्मली चाहिए होती हैं। अगर उन्होंने आइट्स, जैसे मैंने बताया कि नहीं करना चाहते, ऐसे ही जाना चाहते हैं यूके स्टडी के लिए, तो फिर वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स में वो दाखिला लेते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद जो बैचलर जिनका एडमिशन हो जाता है बैचलर में, तो वो बेसिकली कह लें कि उनको एक रिक्वायरमेंट है 5 बैंड मिनिमम हो उनका आइट्स में, और मैक्सिमम तो जितना अच्छा होगा उतना ही उनके लिए बेहतर है, यानी 7 बैंड है, 7.5 बैंड है, या 6, 6.5 बैंड, ठीक है। ये सेम इस तरीके से मास्टर के अंदर जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली मिनिमम 5.5 बैंड की है। ये बेहतर है कि अगर आपका 5.5 बैंड है तो आपको अच्छी मतलब मिनिमम, ये मैं कह रहा हूँ, वैसे इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 6 बैंड हो सकता है, 6.5, 7, 7.5, 8, जितना बेहतर होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छे मतलब क्यूएस रैंकिंग में एक अच्छे टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, ठीक है व्यूअर्स। तो आप अच्छी तगड़ी तैयारी करके आइट्स करके जाएं, हमारी तो यही आपको रिकमेंडेशन है। उसके बाद कुछ आपके लिए टिप्स हैं इस हवाले से कि आपने जो आइट्स करना है बेसिकली वो यूके वीआई यानी यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन वाला आइट्स होना चाहिए, और जनरल नहीं होना चाहिए, और एकेडमिक होना चाहिए, ठीक है। ये आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद व्यूअर्स, एक और भी आपने कोर्स सुना होगा जिसे हम डुलिंगो बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें आइट्स की निस्बत अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास खुदा ना खासा टाइम शॉर्ट है, आपकी जो एडमिशन शेड्यूल डेडलाइन जो है वो शॉर्ट है, उसमें आप आइट्स की आपको पता ही है, आपको उसका जो टेस्ट है वो बुक करते हैं ऑनलाइन, उसके बाद जाके सेंटर में जाके आप देते हैं, टेस्ट देते हैं, फिर कोई हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद रिज़ल्ट आता है आपको।
तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको के पास आइट्स आपका नहीं हुआ, ठीक है, आपका लैंग्वेज की एबिलिटी आपने गेन नहीं की, तो आप जो है ना वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड डुलिंगो करें। ये उसकी निस्बत थोड़ा सा कह लें कि इकोनॉमी में भी आ जाता है, और इसका टेस्ट 1 घंटे के अंदर जो आप दे सकते हैं। इसके लिए कोई आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको टेस्ट सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आपके पास सारी फैसिलिटी मौजूद है, तो आप अपने घर में बैठ के भी ये दे सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। और थोड़ा सा ये सस्ता भी है, और कह लें कि फास्ट है, ठीक है, और इसका रिज़ल्ट कह लें कि 2 दिन से भी कम में आ जाता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो आप इसको कर सकें। और इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो कह लें कि इसका किसी भी एक मॉड्यूल में 100 से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए, और ओवरऑल जो है वो आपका कह लें कि 115 अगर आपके स्कोर्स हैं, या 110 स्कोर्स भी आपके एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है बस। तो ये तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। उसके बाद बात करते हैं जी इसकी एज रिक्वायरमेंट की, एक्सपीरियंस और जो इसमें स्टडी गैप होता है इसका। तो व्यूअर्स एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि अगर तो आप जा रहे हैं कोई मतलब डिप्लोमा वगैरह के लिए और कोई सर्टिफिकेशन के लिए या लैंग्वेज कोर्स वगैरह के लिए, तो उसमें तो आपकी स्टडी गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके बाद अगर बैचलर्स में भी आपका एडमिशन हो जाता है तो बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको आपका स्टडी गैप नहीं होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में नॉर्मली एक बच्चा जो है वो 10 ग्रेड्स यानी मैट्रिकुलेशन जो है वो 16 साल की उम्र में कर लेता है, ठीक है। और इसी तरीके से चलें आप 17 साल भी लगाएं, और इसी तरीके से इंटर जो है वो अगर 16 साल का मैट्रिक करता है तो 18 साल में, अगर 17 साल में मैट्रिक करता है तो 19 साल में इंटर कर लेता है। तो वो 19 साल का हो एग्जैक्ट, उसका कोई स्टडी गैप ना हो, और बाकी रिक्वायरमेंट वो जो भी उसका स्कोर है मतलब 55% कम से कम ग्रेजुएशन के लिए, अंडरग्रेड्स प्रोग्राम के लिए, तो वो मीट करता है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये बेसिकली आपने ज़हन में रखना है, बैचलर्स के लिए आपका कोई स्टडी गैप एक्सेप्टेबल नहीं है, या आपका फाउंडेशन और डिप्लोमा कोर्सेज या लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। हाँ, अगर हम बात करते हैं मास्टर्स की, तो उसके लिए आपका आइडियली तो बेहतर है कि आपका स्टडी गैप ना हो। आपने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट की, चाहे वो 2 इयर्स की थी, तो उसके बाद आपने मास्टर किया यूके में जाने के लिए, ठीक है, एक्सेप्टेंस के लिए। और अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की तो ज़ाहिर है मास्टर्स के लिए आप एक्सेप्टेबल हैं। अगर आपकी 2 इयर्स की ग्रेजुएशन है तो 2 साल का मास्टर मिला के फिर आप एक्सेप्टेबल हैं मास्टर्स के लिए। तो लेकिन मास्टर्स के लिए आपका गैप एक्सेप्टेड है। आइडियली तो आपका गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गैप है, आपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के इनएप्रोप्रिएशन कुछ आ गई जिस वजह से आपको वर्क करना पड़ा, ठीक है, तो वो 2 साल का आइडियली जो है ना आपका एक्सेप्टेबल है स्टडी गैप जो है। वो भी अगर आप अच्छे तरीके से उसको एक अच्छी जॉब के साथ अपने रिलेटेड कोर्स के हवाले से, रिलेटेड प्रोफेशन के हवाले से उसको वर्क एक्सपीरियंस के साथ कवर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, यानी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेड्स के लिए या जो डिप्लोमा वगैरह उनके लिए कोई स्टडी गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। मास्टर्स के लिए 2 इयर्स का, वो भी अगर कोई आपको ज़रूरत पड़े, इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका वीज़ा का जो है ना वो 50-50 चांसेस हैं आपका, चाहे वीज़ा हो ना हो, ठीक है, तो वो फिर इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। यूएस एजुकेशन की रिक्वायरमेंट, जैसा कि अगर आपने ज़ाहिर बैचलर करने के लिए जाना है तो आपका इंटर होना चाहिए, और साथ में रिक्वायरमेंट हर जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस हैं उनकी एक मिनिमम जो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि कम से कम 55%, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए इंटर में, तो फिर आप डायरेक्ट जो है कह लें कि एडमिशन ले सकते हैं ग्रेजुएशन में। बाकी भी आपने रिक्वायरमेंट अगर मीट की हुई है आइट्स वगैरह की और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, अदरवाइज 55% से कम है तो फिर हो सकता है आपको फाउंडेशन वगैरह में या इस तरह के कोर्सेज देना पड़े, ठीक है बस। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं मास्टर में, तो आपका या तो 4 साल का की ग्रेजुएशन हो आपकी तालीम, 4 साल ग्रेजुएशन के साथ, या अगर आपकी 2 साल की बैचलर्स है तो 2 साल मास्टर्स की जो है वो अगर आपके पास तालीम है 16 साल की, तो फिर आप यूके में मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है बस। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाती है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है ये इनका भी बड़ा एक रोल है इसमें। अगर हम बात करते हैं आपके डिप्लोमा कोर्सेज के लिए या आपके लैंग्वेज कोर्सेज के लिए या आपके फाउंडेशन कोर्सेज के लिए, तो आप ज़हन में रखें कि कम से कम 11,000 पाउंड एनुअल से लेके 13,000 पाउंड यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली आपका फाउंडेशन या आपका कोई भी डिप्लोमा कोर्स और आपका जो प्री क्या लेकर ग्रेजुएशन ईयर, तो इसकी फ़ीस यानी मिनिमम 11,000 13,000 की आपको मिल जाती है एनुअल।
और उसके बाद अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं कि क्या बैचलर करने के लिए जा रहे हैं, तो आप जहन में रखें कि बहुत ही कम ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो कि 10,000 या इससे कम आपको एनुअल फीस ऑफर करते हैं पर एनम। अदरवाइज़ आप जहन में रखें 12,000 से लेके 30,000, चाहे वो ग्रेजुएशन है, बल्कि मास्टर में भी यही आपका जो है वो क्या लें कि फ़ी का रेट है। यानी आपकी मिनिमम 12,000 पाउंड पर एनम, और मैक्सिमम तो आपकी अगर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज हैं वो तो थोड़े कंपैरेटिवली सस्ते हैं, मार्केटिंग वगैरह। अगर आपके मेडिकल साइंसेज वगैरह है या कुछ और इस तरह के कोर्सेज हैं, टेक्निकली लॉ है या आपके और इंजीनियरिंग है या आईटी के कुछ कोर्सेज हैं, तो वो आपके 30, 40, 50,000 पर ईयर भी आपको फ़ीस पे करना पड़ सकती है। यानी आप मोटी बात अगर हम कहें तो 12,000 पाउंड से लेके अपवर्ड, तो मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब मैक्सिमम 30,000 भी हो सकते हैं, 40,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने जहन में रखना, इतनी आपकी फीसेस हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, सबसे पहले आप एक्सप्लोर करते हैं जब जाके इंटरनेट पे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और आप वहाँ से आपको कह लें कि ऑफ़र लेटर आता है, उसके अंदर सारी वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने मेंशन की होती हैं, वो आप मीट करते हैं, फ़ी पे करते हैं, और उसके बाद आपको जो है वो एक्सेप्टेंस यानी आपको कैश लेटर आ जाता है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ इन द यूके। ठीक है, कैश लेटर आपका आ जाता है, दो तरह का आता है, एक कंडीशनल कैश आ सकता है और अनकंडीशनल। अगर तो अनकंडीशनल आ गया तो आप समझ लें कि आगे वीज़ा प्रोसेस करना है आपने, और आप वीज़ा लेके अपनी स्टडी जाके करेंगे। अगर आप कंडीशनल आ जाता है तो उसमें ज़ाहिर वो जो कंडीशन दी गई है आइट्स के हवाले से है, किसी और चीज़ के हवाले से, फंड्स के हवाले से, कोई भी हो सकती है कंडीशन, तो वो आपने फुलफ़िल करनी है, और उसके बाद आपको जो है वो वीज़ा आपने अप्लाई करना है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था एडमिशन प्रोसेस, और उसके बाद फाइनली बारी आ जाती है वीज़ा की। ठीक है व्यूअर्स, बेसिकली जो मैंने आपको बॉटम लाइन में जो चीज़ें बताई हैं, जो टिप्स दिए हैं, वो बेसिकली आपके फाइनली वीज़ा के अप्रूवल के लिए। आपका हो सकता है कि 50% के साथ भी आपको वीज़ा मिल जाए, लेकिन बट यू वुड बी क्वाइट अ लकी पर्सन। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आपका अच्छे स्कोर्स हों, अच्छा आइट्स हो, अच्छे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आप सारे मीट कर रहे हों। ठीक है, जो भी उनके जो ऑफ़र लेटर है यूनिवर्सिटी का जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सारी रिक्वायरमेंट भरपूर तरीके से आप जो है ना वो एक लायक स्टूडेंट होने के नाते आप मीट कर रहे हैं, तो वो बेहतर है आपके लिए। तो व्यूअर्स, जो आपका वीज़ा प्रोसेस वो थोड़ा टफ है। ठीक है, उसमें आपने बेसिकली जो मेन इसमें रिक्वायरमेंट बैंक स्टेटमेंट की, वो आपने 6 माह की, तो आपने जब आपको कैश आया उसके साथ, उससे पहले आपने फ़ी पे की तो आपको कैश आया। ठीक है, उसके बाद जो बाकी आपकी 6 माह की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ी, वो आपने इसमें शो करनी है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर मिनिमम 12,000 रुपये आपकी एनुअल फ़ीस है, 6,000 पाउंड शो करेंगे। साथ में आपने आपकी जो अकोमोडेशन चार्जेस हैं वो फुल ईयर के आपने उसमें शो करने ज़रूरी है। और इसके अलावा ये दो चीज़ें आपकी फंड स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेस हो रही हो, इससे ज़्यादा अमाउंट, प्लस कोई छोटी मोटी और अमाउंट जो कि आपके ब्रेड एंड बटर के या वहाँ पे सर्वाइवल फंड्स के कुछ और मतलब के रिक्वायरमेंट है, वो भी आप इसमें मीट कर रहे हैं। तो मोटा मोटा हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ये आप यूके का चाहे वो डिप्लोमा कोर्स करने जा रहे हैं, फाउंडेशन ईयर करने जा रहे हैं, बैचलर करने जा रहे हैं या मास्टर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो आप व्यूअर्स ध्यान में रखें कि 50 लाख पाकिस्तानी रुपए की आपकी फंड स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, फंड स्टेटमेंट में एक पॉइंट आपने ज़हन में ज़रूर रखना है कि ये बेहतर है स्टूडेंट जो एप्लीकेंट है उसका अपना अकाउंट खुला हुआ हो, उसके अंदर 28 दिन से अमाउंट मौजूद हो, या फिर इस तरह से आपको थोड़ी एक्सेप्शन मिल जाती है कि आपके ब्लड रिलेटिव जो हैं, यानी आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, उनके अकाउंट में भी अगर पैसे मौजूद हैं 28 दिन से, तो वो भी आपके लिए वर्क कर सकते हैं। लेकिन आइडियली बेहतर है कि आपके अपने अकाउंट। ठीक है व्यूअर्स, इसके अलावा भी इसमें ना काफ़ी सारी कंप्रीहेंशन है, जैसे आपका SOP कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके वीज़ा को जो है अप्रूवल को मुमकिन बनाते हैं, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो नेक्स्ट किसी सेशन में आपकी खिदमत में जो है वो बयान करेंगे। एक बड़ा एक कंप्रीहेंसिव बेसिकली ये टॉपिक है। ठीक है, एज यू नो पीपल। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर दोबारा किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।